बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को सज़ा सुना दी गई। सज़ा के हामी और मुखालफिन अपना अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक बंद लिफाफा काबीना के इजलास में क्यों रखा गया। फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून को क्या अगर फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया तो उन्होंने इतनी बड़ी ज़मीन इमरान खान साहब के अलकादर ट्रस्ट के लिए अतिया क्यों की। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये रकम अगर पाकिस्तान आकर सरकारी ख़जाने में जमा होनी थी तो ये फैसिलिटेशन क्यों की गई कि ये रकम मलिक रियाज को जो जुर्माना हुआ है उसकी मद में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी जाए। इन सारे सवालों पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अजहर सदीक साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं, तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, जबकि सीनियर कानूनदान हसन रज़ा पाशा भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। पाशा साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। मैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया, इंतज़ार किया जा रहा था और तवक्को की जा रही थी पहले से ही कि इमरान खान साहब को उनकी अहलिया को सज़ा हो सकती है। केस के बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि एक सियासी मौक़िफ़ है सियासतदानों का, वो समझते हैं जिनके खिलाफ फैसला आया अपने खिलाफ ज़्यादती समझते हैं, और जिनको इसका फ़ायदा पहुंचा वो कहते हैं बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। आपको क्या लगता है गलती कहाँ हुई? काबीना से गलती हुई, इमरान खान साहब से गलती हुई, या बिल्कुल उनको जो है वो एक सियासी जो है वो दुश्मनी का निशाना बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया। देखिए, ये ना पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, वो सारे जब अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और ये सिर्फ ये नहीं कहते बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंचेस मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कर चुके हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं नैब के हवाले से। और जब अपोजिशन में होते हैं तो हमारे लीडरान ये कहते हैं कि जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन सोच ये है कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो उसी को बुनियाद बना के उसी के ज़रिए वही काम करते हैं जो उनके साथ होता है। ये तो है वो बात जो पब्लिक परसेप्शन है और आजकल बड़े अरसे से हम देख रहे हैं। जी जी। दूसरी बात, इस केस के हवाले से, ये केस एक बंद लिफाफे के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिस तरह साइफर केस साइफर के इर्द गिर्द घूम रहा था। और इस दोनों में मुमासलत ये है कि साइफर केस में साइफर को आईओ ने रिकवर नहीं किया फॉरेन मिनिस्ट्री से, और ना ही कोर्ट में पेश किया गया। अगर वो इतने ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट था और उसको कॉन्फिडेंशियल रखना था तो उसका भी तरीकाकार कानूनी शहादत में मौजूद है कि वो अदालत को दिखा के वो उसकी कॉपी उसके साथ रिकॉर्ड के साथ रख लेते और वो फिर असल साइफर भेज देते फॉरेन मिनिस्ट्री में। वो नहीं किया, किसी को कोई पता नहीं है और उस पर सजा दी गई। उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये सजा सस्टेनेबल नहीं है, हाई कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर देना, और वही हुआ। आज यही मिस्ट्री उस बंद लिफाफे में है। बंद लिफाफे को आज तक मेरी इतला के मुताबिक नहीं खोला गया। इस ट्रायल में कह रहे हैं कि एनसीए ने उस पे लिखा था कॉन्फिडेंशियल। तो क्या जिन डॉक्यूमेंट्स पे कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है उसको ओपन नहीं किया जाता? वो ओपन होने के लिए होते हैं, और इससे ज्यादा कौन सा मरला था जिस पे ओपन करना चाहिए था उनको? ये पता चल जाता कि ये क्या एनसीए ने ये कहा कि ये पैसे फलां अकाउंट में जमा कराने हैं, या फिर कहा कि नहीं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने हैं, ये खामोश है। अब बात आ जाती है कि ये कैबिनेट के पास आया, जिस अंदाज में कैबिनेट से मंजूरी ली गई वो ऑब्जेक्शनेबल है कि आपने लिफाफा खोला नहीं, और आपके जो मुतमद खास वज़रा हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इसको खोले और आपने नहीं खोला। और फिर आपने शहजाद अकबर साहब सारा लीड करते हुए उसको ये मामलात यहां तक ले गए। तो अब मंजरिया देखना है, क्रिमिनल एक्ट देखना है कि वो कहां पे है। तो वो जो 148 सफ़े की जजमेंट है उसमें तलाश करते हैं आप और हम बैठ के कि जनाब कहाँ पे क्रिमिनल एक्ट हुआ है
जिसकी बुनियाद पे ये हो गई है। कुछ ना कुछ फिशी जरूर है कि जिसकी बुनियाद पे इनको ये सारा, चूंकि उसके रिबटल में जो प्रॉपर्टी अलकादर ट्रस्ट के नाम की गई और के नाम की गई, ये भी एक अपनी जगह पे मिस्ट्री है, शायद इस जजमेंट में खोल दी गई हो। ठीक है, मैं आता हूँ वापस अब्दुल सदीक साहब। एक तो ये आप इस फैसले पे कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा इमरान खान साहब से असद तूर जो एक यूट्यूबर्स हैं, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल किया था कि खान साहब आपने एक शख्स से जो है 456 कनाल आपने ज़मीन ले ली, ये जाने बगैर कि वो उसके बारे में आपकी राय क्या है और वो ज़मीन आपने क्यों ले ली। खान साहब ने बड़ा जवाब दिया था, बड़ा वाज़े, वो मौजूद है, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। खान साहब ने कहा कि देखें 9 अरब रुपये मिलते हैं शौकत खानम को, तो मुझे क्या पता कौन पैसे जो है इसमें कौन किस किस्म के पैसे दे रहा है। यानी जिन खान साहब को ये नहीं पता था कि ये ज़मीन मलिक रियाज साहब दे रहे हैं या अलकादर ट्रस्ट के लिए दिए जा रही है, ये वो कैसे कह सकते थे कि जी मुझे तो पता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, नसरुल्लाह साहब, पाशा साहब का बहुत शुक्रिया। उन्होंने केस तो आपके सामने रख दिया है बिल्कुल साइफर की तर्ज के ऊपर। ये 148 सफ़े हैं। वो बचपन में हम ना कागज़ बड़े काले किया करते थे, लिख 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 लिख। मैंने आई हैड गॉन थ्रू ईच एंड एवरी पेज। बिल्कुल। जो सबसे मज़ेदार बात है ना, वो पैरा नंबर 56 है, पैरा नंबर 56 और सफ़ा नंबर 101 है। Subsequent election applications along with freezing orders secured by the NCA at the Westminster so and so and so, he further freeze the amount 119.7 million lying in various accounts itna and family member, and also one Hyde Park property which Mr. Ali Riaz has purchased from Mr. Hassan Nawaz in 2016. असल जवाब मुद्दा आपके सामने रखना है। असल कहानी जो शुरू हुई थी, असल कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। असल कहानी शुरू हुई थी, हुसैन नवाज ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एनसीए ने जब इस मैटर को टेकअप किया कि जनाब ये प्रॉपर्टी है गालबन को, वैसे एक फिगर दे रहा हूँ 38 अरब की, ये 50 अरब की, ये कैसे बिक गई। जब वो मामला ट्रेस करना शुरू किया तो पता लगा ये मलिक रियाज साहब ने खरीदी है, मलिक रियाज साहब का पैसा है। अब आपके सामने मैं 2 बातें रखूंगा। मैंने जो कि मलिक रियाज साहब का वो बैरियर टाउन का सारा केस भी वो देखा है, फिर मैंने ये वाला ट्रायल सारा मैंने तकरीबन सारा ट्रायल मैंने पढ़ा हुआ है और एक एक चीज़ मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है। पहले तो मैं बताता चलूँ आपको कि मलिक रियाज साहब बैरियर टाउन कराची के मालिक हैं, बैरियर टाउन प्राइवेट लिमिटेड। 5 लाख रुपए एकड़ एक रेत की जमीन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी असेसमेंट की 8 करोड़ रुपया, यानी तकरीबन कोई 7 करोड़ 95 लाख रुपया किस बात का लिया, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कभी सुप्रीम कोर्ट जवाब देगी इस बात को सामने रखते हुए। अब 460 अरब रुपया मान ले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ये 460 अरब रुपया है। ये 460 अरब में से कुछ पैसा अगर वो बाहर ले गए हैं, क्या ये पैसा करप्शन का है, क्या ये मेट्रो ऑरेंज का है, क्या 56 कंपनियों का है, या मोटरवे का है, या बिजली घर लगाए थे उसका पैसा है। मलिक रियाज ने तो कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। और फिर अगर ये पैसा गया है तो मनी लॉन्ड्रिंग में प्रेडिकेट ऑफेंस होता है कि आपका वो साबित करना है। अब एनसीए ने ऐसे ही नहीं है, एनसीए एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बड़े करती है। सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के भी हुए थे, याद होगा आपको। उसके बाद अब जब उनके पास गया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब रिवर्ट बैक हुई, उन्होंने कहा उनके पास तो करप्शन का कोई चीज ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग भी कोई नहीं है। मलिक रियाज साहब ने नेशनल क्राइम एजेंसी से सेटलमेंट की, उन्होंने कहा मैं पैसे पाकिस्तान में वापस भेजता हूं, और पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में जो बैरियर टाउन कराची के हवाले से है, ये जो हम कनेक्ट करते हैं ना कराची के कॉन्टेक्स्ट में, भाई वो रकम जो सारी बैरियर टाउन कराची के कॉन्टेक्स्ट में थी वापस वहां वो ले आए। चले, इट मेक नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, हम इसको जो स्टेट मनी कह रहे हैं, स्टेट मनी कैसे, मैं समझना चाह रहा हूं ना कि या तो आपने मिसाल का मनी लॉन्ड्रिंग में सजा दे दी या नैब में सजा दे दी, ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। अब आते हैं आगे, जो बात कह रहे हैं, आपने सवाल पूछा कि वो अलकादर ट्रस्ट की जनाब खैरात देना, मलिक रियाज साहब ने वो बाकायदा, ये कैसी खैरात है या कैसा करप्शन है कि हर चीज डिक्लेयर है, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्नों के अंदर डिक्लेयर है, बाकायदा ये बताया है कि खैरात दी है उन्होंने, जो जमीन खैरात दी है, जो अकाउंट में पैसा दिया है चलाने के लिए, हर चीज डिक्लेयर है। तो इसमें करप्शन कौन सी है
ये वो करप्शन वो नहीं है जो एबल फील्ड की थी, आज तक मनी ट्रेल नहीं आ सका। ये वो नहीं है जो जस्टिस काजी फायद साहब 2 प्रॉपर्टियां बाहर खरीदी वो दे नहीं सके। हमें जो समझना है इस बात को, आई डोंट नो कि हम पता नहीं ह्यू एंड क्राई पे क्यों लगे हुए हैं। ये फैसला जरा देर ठहरना ही नहीं है। बुशरा बीबी साहब को सजा इसलिए दी, उन्होंने एड और अबेट किया। अब हुआ क्या है मलिक साहब, सेक्शन 9 सेक्शन 4 तरमीम कर दी है नैब तरमीमी एक्ट ने 2022 के अंदर। अब उसमें आपको साबित करना है कि पर्सनल बेनिफिट कर लिया इमरान खान ने, कोई सिर्फ एक वो डेफिनेशन निकाल ली सेक्शन 5T के अंदर कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूड जो डोनेशन दी होगी, यानी इससे आप क्या डेफिनेशन सेक्शन से आप करप्शन साबित कर देंगे। मलिक रियाज साहब ने वो प्रॉपर्टी अगर दी, ट्रस्ट के लिए दी, ट्रस्ट चल रहा है, ऑडिटेड अकाउंट अवेलेबल है, और कमाल की बात है यानी तकरीबन कोई 10 सफ़े तो इंडियन जजमेंट से भर दी है, उन्हें कोई डेफिनेशन नहीं मिली। जैसे वहां कहा जाता था अकामा की बेस पे निकाल दिया पनामा के अंदर वो डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से या कैम्ब्रिज, यहां इंडियन के ट्रस्ट का पाकिस्तानी ट्रस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और अगली आखिरी बात आपके सामने रख दूं, आपने एक और बात की फराज शहजादी के कॉन्टेक्स्ट में। फराज शहजादी के हवाले से पटवारी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, मुतल्लिका पटवारी ने स्टेटमेंट दिया कि ये कैश पैसे देकर खरीदी गई है। अब जज साहब के पास एविडेंस ही कोई नहीं है, मैं उसकी इस बात को मानता। भैया आपको अगर नेगेट करना है तो सबूत बताएं। इस सेगमेंट में भी आप अगले सेगमेंट में इस पर भी बात करेंगे। संधू साहब जो अभी बात की अजहर साहब ने कि जनाब खामखा का एक केस बनाया और फिर आपने अल-कादर यूनिवर्सिटी ये खैराती इदारा है उसके पास चली गई ज़मीन, इदारा चल रहा है, हुकूमत को मसला क्या है? मलिक साहब मेरे लिए दोनों ही बड़े काबिल एहतराम हैं और दोनों मेरे सीनियर्स हैं वकालत में, और दोनों का बेहद एहतराम करता हूँ। लेकिन मुझे अजीब लगा, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि डिक्शनरी फलानी मिली, तो फिर आसिफ सईद खोसा साहब को जो मेरे उस्ताद थे अप्रेंटिसशिप में, उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि देयर इज़ नो एनी एलिमेंट ऑफ द करप्शन इन पनामा केस। और 435 लोग थे, सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्रायल करना मकसूद था, वो करके, और जब कुछ नहीं मिला तो कहा कि बेटे से आपने तनख्वाह क्यों नहीं ली। नंबर 1। नंबर 2, अगर जज साहब को आप एविडेंस को नहीं मिली, मैं कोई जज साहब का नुमाइंदा नहीं हूं, तो आपने कौन सी एविडेंस वहां पे पेश की है? नंबर 1। नंबर 2, ये एनसीए ने हुआ क्या? असल में मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अजहर सिद्दीक साहब, ये शहजाद अकबर मिर्जा साहब ने केस लेके गए थे एनसीए में अगेंस्ट हसन नवाज, और जब वहाँ पे ये केस लगा एनसीए में तो हसन नवाज साहब ने वहाँ पे रसीदात और जो भी एविडेंस थी वो पेश की। और ये वहाँ पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मेरे सीनियर वकील हैं दोनों, मैं एक वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डनरी पर्सन, लेकिन वहाँ पे सलिसिटर टू सलिसिटर बात होती है। अभी भी जो मलिक रियाज साहब के सलिसिटर है उनसे बात हुई। अगर ये इतना ही नेक काम करना था तो इसको फिर छुपाने की क्या ज़रूरत थी? क्या कैबिनेट के बारे में ये डिसीजन जजमेंट नहीं है कि वहाँ पे मीनिंगफुल? मैं भी 4 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ कि सबके आप सिग्नेचर्स होंगे और सबके सामने डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, और कैबिनेट का एजेंडा जो एक दिन पहले जाता है। शहजाद अकबर मिर्जा ने कहा नहीं जी आप साइन करें, वहाँ पे फिर अपना शेख रशीद साहब ने, शेरी मुजारे ने, आज फाद साहब का ट्वीट भी आ गया कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि आप हमें डॉक्यूमेंट तो दिखाएं, तो इतना नेक काम करना था तो ये वहाँ पे करते। फिर आप इतना बता दें कि क्या अपना मैडम साहबा की जो है अपना पिंकी साहबा, क्या वो ट्रस्टी नहीं थी? इमरान खान ट्रस्टी नहीं है? और क्या फराह गोगी के नाम इन्होंने 200 और कुछ कनाल जमीन नहीं लगाई? ये जितनी आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक है, नाम पिंकी मत लिया करें, मेरी एक गुजारिश। एक मिनट फराह गोगी, एक मिनट चले जी, मैं नहीं नाम लेता, पिंकी का नाम लिया है, अच्छा नहीं लगता। बुशरा बीबी है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता जी, ठीक है। हाँ बुशरा बीबी के जी, मैंने वैसे ये नहीं कहा, लेकिन अगर आपने, मैं बुशरा बीबी, मोहतरमा बुशरा बीबी, आपकी जो आपको पता आपका हुक्म है हमेशा मानता हूं, तो आपने जो कह दिया। दूसरे नंबर पे ये जो जब एनसीए ने किया तो ये पैसा कहां जाना था? नहीं आप बड़े हैं, बादशाह साहब से पूछे, आप मुझे बता दें ये पैसा क्या स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 में नहीं जाना था कि या इस तरह से होना था कि मलिक रियाज को दे? ये दोनों का, चूंकि दोनों के अल्टीरियर मोटिव थे, बेलाफाइड इंटेंशन थी। जो अभी मंजरिया की बात की पाशा साहब ने, तो मंजरिया यही था, बात थी यही थी ना कि दोनों एक दूसरे को फायदा दें। और दूसरा ये कहना कि मुझे नहीं पता, मैं आज कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी, खंगाली, कल भी देखा, काफ़ी दिनों से सेनेट में भी बहस हो रही है कि क्या इस किस्म के पैसे से जो जिस तरह का आप कीमा डालेंगे वैसा ही आपका, जिस तरह गोश्त डालेंगे वैसे ही आगे से आपको कीमा निकलेगा। तो क्या इनको बिल्कुल ही पता था ये पैसा कहाँ से आ रहा है और एनसीए में गया कौन था? ये करप्शन का पैसा था, ये मनी लॉन्ड्रिंग थी,
और ये अल्टीमेटली साबित होगा। आप कह रहे हैं कि जी ठीक है, मैं पाशा साहब की एक बात से बतौर लॉयर, सीनियर लॉयर हैं, इत्तेफाक करता हूं, उन्होंने साइफर केस के बंद केस के हवाले से किया या दूसरे हवाले से किया, लेकिन क्या इनको चाहिए नहीं था कि अपना वो बंद लिफाफा वहां पे ये खिलवाते कि जी ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये फलां पैसा नहीं है, फलां पैसा नहीं है, तो अगर नेक काम करना था तो फिर जरूरत क्या थी इसके बारे में वहां पे इसके। और फिर 3 जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसके बारे में क्यों कहा कि आप हमें लिफाफा दें, मीनिंग देयर बाय कि देयर वाज समथिंग, जो उसमें जो अभी उन्होंने फिशी की बात की है कि जहां पे अल्टीरियर मोटिव थे, इस वजह से इनको सजा हुई है। और दूसरे नंबर पे जब आप देखेंगे, आप जब भी आगे जाएगा जो बड़ी अदालतें फैसला करेगी वो भी काबिल कबूल होगा, लेकिन हम इस तरह से ना करें कि हम अदालतों के बारे में, अब तो बहुत सारे लोग आपके भी कहते हैं कि किसी दा साकब अनुसार ना बिछड़े। बहुत सारे लोग, मैंने बुक लिख रहा हूँ चकवाल से बंदयाल तक, आपको भी पता है हमारे साथ, मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर था सदीक साहब, कि वोट गिना भी ना जाए और उसको नाअहल भी कर दिया जाए, तो क्या कभी इस तरह से भी होता है? खैर ये अदालतों के काम है जो भी कर रही हैं, लेकिन इस केस में ये पैसा जो है अभी इसको बार बार दूसरा टच देना ये गलत है। ये पैसा दूसरी जगह से आया, करप्शन का पैसा है। और जो आपने कहा, अगर आप ये मैं बात गलत कह रहा हूं तो ऑनरेबल हज़रत सदीक साहब मुझे ये आप बता दें, अली अकबर जो है मिर्जा साहब, उनसे पूछ ले कि क्या एनसी के पास केस वो लेके गए या कोई और लेके गया है। तो इस हवाले से ये पैसा जो था ये गवर्नमेंट के पास, इस तरह कैबिनेट की मंजूरी इसलिए जरूरी थी कि अकेले खान साहब को ये पैसा नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन वो भी बंद लिफाफे में। तो बद नीति तो यही है, बद नीति यूनिवर्सिटी खोलना बद नीति नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बद नीति ये है कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आपने पूरी कैबिनेट को बेवकूफ बनाया। ठीक है सर साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यही सवाल रखते हैं हसन रज़ा पाशा साहब के सामने एक ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुशामदीद। हसन रज़ा पाशा साहब ये बताइएगा, जो भी बात कर रहे थे संधू साहब की, ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास आने थे, अगर कोई पैसा बाहर कोई इदारा पकड़ लेता है और उसके बारे में पैसा वापस हुकूमत को मिलेगा, या उस शख्स के बारे में जिसका पैसा पकड़ा गया या जो ये प्रूव नहीं कर सका कि ये मेरा पैसा सही जायज़ तरीके से मुल्क से बाहर गया है? मलिक साहब, बड़ी सीधी सादी सी बात है कि अगर पैसा नसरुल्लाह मलिक साहब का है तो फिर तो नसरुल्लाह मलिक साहब के अकाउंट में, जो उनकी जेब में आना चाहिए। और अगर किसी ऐसे तरीके से किसी ऐसे एक्ट से एनसीए के पास या किसी और एजेंसी के पास पैसा आता है तो वो फिर हुकूमतें वक्त को वो बेचते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि वो रियासत टू रियासत जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। ये एक थोड़ी सी थिन लाइन है कि मान लेते हैं कि वो पैसा फलां शख्स का था और वो पैसा वहां से रिकवर हुआ, उन्होंने कोई चीज परचेज की, वो पैसा जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये इलीगल मीन से है, तो वो उन्होंने कहा जी ठीक है, या लीगल है तो उनको उन्होंने वापस कर दिया। अगर वो वापस करना था तो फिर उनके अकाउंट में चला जाना चाहिए था डायरेक्टली, ना कि हुकूमत वक्त के पास आता और एक लिफाफा जिस पे कॉन्फिडेंशियल लिखा है वो लिफाफा साथ साथ ट्रैवल करता। मुझे तो ये लग रहा है कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही जाना चाहिए था। लेकिन क्या ये फैसिलिटेशन हुई कि ये जो जुर्माना हुआ था मलिक रियाज साहब को उसकी मद में जमा करवा दिया जाए? काबीना ने ये सपोर्ट करने की कोशिश की? देखिए, काबीना तो बिल्कुल साइलेंट है, दूर मैं ये कहूंगा, और वो ये है कि देखिए 3 वुज़रा, यानी एक परवेज खटक साहब, एक ज़ुबैदा जलाल साहिबा, वो और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो पेश हुए आजम खान साहब, और उन्होंने एविडेंस दी जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ। तो इन रिबटल डिफेंस में उनको जरूर ऐसे अपने करीबी वुज़रा जो कि आज कल भी इनके साथ हैं, उनको तो पेश करना चाहिए था कि नहीं, उन्होंने गलत बात की है। असल में हमें तो बताया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है और हमने फलां अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट में भेजने हैं। लेकिन कमाल ये है कि एक वजीर भी उस वक्त का वो पेश नहीं हुआ डिफेंस में। अब फैसला तो डिफेंस लॉयर्स जो हैं उन्होंने करना था, लेकिन बाहर बैठ के हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर 3 वजीर एक साइड पे पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि ये गलत तरीके से भेजा गया और हमने ऑब्जेक्शन किया था, तो सिर्फ 3 वजीर तो नहीं बैठे थे, पूरी कैबिनेट थी। तो बाकी आ जाते 40-50, वो कहते नहीं जनाब
बिल्कुल ठीक था, हम एंडोर्स करते हैं, राइटली डिसीजन था कैबिनेट का और हमने ठीक भेजा उधर, और प्राइम मिनिस्टर का तो कसूर ही नहीं है, और कैबिनेट को इंडेमनिटी हासिल है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैबिनेट को इंडेमनिटी हासिल है कि वो पार्लियामान का हिस्सा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये सारा मैनेज किया गया वो चीज ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है कि शहजाद अकबर साहब डोमिनेट कर रहे थे और उन्होंने उस डोमिनेशन में ये सारी चीज करके भेज दी। ठीक है। अगर सदीक साहब, पहला सवाल तो ये है जो अभी बात हसन पाशा साहब ने भी की कि अगर पैसे जायज़ थे, मलिक रियाज साहब के अपने पैसे थे, किसी ने उसको पैसे को जब्त नहीं किया था और फैसला उनके हक में आना था, तो बरतानिया में पकड़ा हुआ पैसा उनके अकाउंट में वापस दे दिया जाता, या उनसे क्यों पूछा जाता कि भाई अगर आपके पैसे लीगल हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी क्यों होती, केस क्यों बनता। दूसरा, अगर पैसा मलिक रियाज को मिल जाता वहीं पे बरतानिया के अंदर, तो ये सारा मामला ही ना बिगड़ता। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं समझता हूं कि मलिक रियाज को ये पैसे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भिजवाने ही नहीं चाहिए थे, बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे उन्हें। उन्होंने अपना केस नेशनल क्राइम एजेंसी के अगेंस्ट लड़ने, बहुत जबरदस्त केस है उनका, है ही नहीं। यानी यहां जब प्रेडिकेट ऑफेंस कोई नहीं है, करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का है ही कोई नहीं है, बता दें, मैं वकालत छोड़ दूं को बता दें किस केस में सजा हुई है अपना मलिक रियाज साहब को, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, या किसी ने आकर ये तो पहला केस है यानी हवा के अंदर बगैर किसी एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और दूसरा देखे ना, नेशनल क्राइम एजेंसी ने कन्विक्ट नहीं किया, नेशनल क्राइम एजेंसी ने तो एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, उसको सस्पिशियस हमारे यहां होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर कई हजार ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कहती है, और कहने के बाद मैं कई केसेस मेरे क्लाइंट हो गए हैं जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के ऊपर वो अकाउंट रोक लेती है, फ्रीज कर देती है और उसके बाद वक्त के पैसे के साथ साथ छोड़ देती है। यानी ये नहीं है कि वो पैसा जब्त कर लेती है। ये मैं एक अनोखी तर्ज सीख रहा हूं यहां पर बैठकर, क्या प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2012 अगर यूके का वो पढ़ ले तो उसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर वो प्रोसीड ऑफ द क्राइम होता, अगर प्रोसीड ऑफ, उन्हें नहीं पता था कि वो पैसा कहां आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का डेजिग्नेटेड अकाउंट था, बकायदा डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर आया, और मैंने आपके सामने वजह रखी है कि मलिक रियाज का पैसा है, मलिक रियाज साहब पाकिस्तान पैसा वापस ले आए, और पाकिस्तान को क्या एडवांटेज हुआ, यानी पाकिस्तान को बजाय ये कि नेशनल क्राइम एजेंसी में जाकर ये एस्टैब्लिश होता, साबित होता, और वो होना नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मैंने तो ऐसे कोई देखे नहीं है। अल्टीमेटली कितना टाइम उन्होंने कहा ये पैसा पाकिस्तान के पास आए, वो अपनी एक सेटलमेंट हुई और वो पैसा पाकिस्तान के पास आ गया आपकी फॉरेन रेमिटेंस और फॉरेन अकाउंट के हवाले से। अगर देखा जाए इट्स पॉजिटिव, इसको हम पता नहीं नेगेटिविटी में, मैं तो आपको बात कह रहा हूं ना कि बता दें। हाँ, अब जहां वो हमारे भाई ने बात कही, सिंधु साहब ने नवाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में नाम भी जजेस के सबके ले लिए। पहली तो बात है जो डेफिनेशन दी थी वो रिसीवेबल सैलरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में थी, और वो डिसक्वालिफाई, उसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं था। वो क्या था कि आपने 62(1)(f) के तहत मिस डिक्लेरेशन की, क्या आपने सैलरी लेते थे, नहीं लेते थे या नहीं लेते थे, ना आपने डिक्लेयर की, ना दुबई के अंदर डिक्लेयर की। नैब के अंदर करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से अलग सजाएं हुई, और वहां भी आपको पता है जब डील हुई फिर हम सब ने देख लिया। यानी किस बात की कह रहे हैं, ये केस सारा टोटल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, ख्वाजा साद रफी का केस उठाकर हमने नहीं सीखा। यानी हमसे मुराद ये है पाकिस्तान तहरीक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने नहीं सीखा। पिछले 50 सालों से जो कुछ होता है हमने सीख लिया। हम आइंदा हुकूमत में है, हम इस तरह की ये बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये आइंदा नहीं देखेंगे। आप याद रखिएगा, इसको रोकना है, इसको रोकेंगे तो मुल्क आगे चलेगा। और अगली बात बड़ी कि आज आप सारा देख ले, कंट्रोल मीडिया, कंट्रोल बातें आ रही हैं आपके प्रोग्राम में। मैं हैरान हूं कि खुल के बातें हो रही हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट मलिक साहब, वरना तो खुल खुला के आते नहीं, टारगेटेड लोग बुलाए जाते हैं, वही लोग अगर बात करते हैं। आप जब भी तशरीफ लाते हैं, आप जब भी तशरीफ लाते हैं, आपने हमेशा जो भी बात की हमने उसको कभी ना एडिट किया है ना कभी रोका है, आपको पता है। अजहर साहब, दूसरा ये बताइएगा, जो अभी बात की पाशा साहब ने रिबटल के लिए, उस वक्त की काबीना जो खान साहब के अब भी साथ है, किसी एक ने भी आके जो है वो इमरान खान साहब के हक में गवाही नहीं दी। नहीं, उसकी वजह ये देखिए जरा, नहीं उसकी बुनियादी वजह है, बुनियादी वजह ये है कि हमने तो एक भी एविडेंस पेश नहीं, हमारे खिलाफ तो केस ही कोई नहीं है। हम क्या, यानी मिसाल के तौर पर हम काबीना के फैसले को चले, काबीना के फैसले में थोड़ा सजा हुई है। क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त है, क्या काबीना का फैसला कोई भी है, गलत है या सही है, बंद लिफाफे में था, खुले लिफाफे में था, उसमें तो सजा हो ही नहीं सकती। नैब में इम्यूनिटी है, यानी इस बात में सजा नहीं हुई है। जो हम क्यों क्लैरिफिकेशन करते पड़े इस बात की,
हमारा तो ये केस था ही नहीं, और ना ही काबीना के बंद लिफाफे में पेश करने के ऊपर सजा हुई है। फैसला मैंने चौके आपके 148 सफ़े सारे पढ़े हैं, मैं क्लियर कर दूं इस बात को। और एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं अर्ज करता चलूं मलिक साहब, रियलिटीज हमें पिछले 2.5-3 सालों से बता दें, क्या इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई? आपको ये बात और कमाल की बात, चले फर्ज करें वो स्टेट बैंक का पैसा था, स्टेट का नहीं पैसा था, भाई वो पैसा सारा आज भी गवर्नमेंट के पास है, वो पैसा मलिक साहब के पास नहीं गया है, वो बकायदा फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिवाइड हो गया हुआ है। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं भाई, कहां नुकसान हुआ है, कहां पर जाती तौर पर घर लेकर चले गए हैं अल कादर ट्रस्ट। और कमाल की बात यह है कि वो जज साहब ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर ले। अल कादर ट्रस्ट के लिए हम बाकायदा लड़ेंगे। अल कादर ट्रस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, एक प्राइवेट और खैराती इदारा है, उसको खैराती इदारा रहना है और खैराती इदारा इंशाल्लाह रहेगा। और जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर है उसको वो रहने दे। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर अपना इमरान खान साहब एवन फील्ड में कुछ इजादे ले लेते, अब या सिरे महल में कोई घर बना लेते, या फर्ज करें को बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते, या कोई ऐसा कुछ करते, तो वहां से आप पता लगा करते ये कनेक्ट करना था। यहां तो कनेक्ट करने के लिए आपका सही कुछ नहीं है। और वो अलकादर ट्रस्ट की जमीन है, अलकादर ट्रस्ट वहां मौजूद है, यूनिवर्सिटी वहां खड़ी है, हर चीज वहां मौजूद है, हर चीज डिक्लेयर्ड है। और ये पैसे भी अगर लेने थे तो कैश लेने की क्या जरूरत थी, और सॉरी चेक से लेने की क्या जरूरत थी, चुप करके कैश लिया जा सकता था। लेकिन नहीं, हर चीज डिक्लेयर्ड है और हर चीज गवर्नमेंट रेट के मुताबिक आई गई है। इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। शैम ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है संधू साहब, ये जो अलकादर ट्रस्ट है उसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं ना उसमें किसी की सैलरी है, ना कोई फायदा लेगा, बल्कि टोटल ट्रस्ट होगा। अगर ट्रस्ट के पास ज़मीन है या ट्रस्ट चल रहा है, हुकूमत को लेके इससे क्या फ़ायदा होगा? ट्रस्ट में अगर कोई बेनिफिशरी नहीं है तो। देखिए मलिक साहब, एक इंटरनेशनल कोवेनेंट है और ऑनरेबल अजहर सिद्दीक साहब को पता है और मेरे बहुत मोहतरम ऑनरेबल पाशा साहब को भी पता है कि जो रकम इस किस्म की होगी ना, वो उसमें इंटरनेशनल कोवेनेंट में ये है कि वो इस किस्म के ट्रस्ट के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। ये सस्पिशियस मनी है सारा उसको। और दूसरे नंबर पे जो अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे हैं, वाकई मेरे लिए काबिल, सच्ची मुझे काबिल एहतराम है। हमारा एक इनसे तल्लुक़ है ज़ाती फैमिली का। इनको चाहिए था जो पाशा साहब ने कहा है, ये फौजदारी वकील हैं बहुत बड़े, मैं नहीं चाहता कि हम एक बहुत अच्छे वकील से महरूम हूँ, वो कह रहे हैं मैं वकालत छोड़ दूँगा, नॉट एट ऑल प्लीज़। केस तो आते जाते रहते हैं अजहर सिद्दीक साहब, लेकिन आपको चाहिए था वहाँ पे एविडेंस तो पेश करते, ताकि उसको डिस्कस करते हुए कल को जब आपने ऊपर जाना है, अपील पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप कहें कि ये हमने इसके जो अपना रिबटल में या मद्दे मुकाबल ये हमने क्रॉस एग्जामिन करके और ये हमने एविडेंस पेश की है। फिजिकल लोगों को पेश करते, जो आप फिजिकल लोगों को बतौर CW या व्हाट्सएवर आप अपना कोर्ट विटनेस या प्रोसिक्यूटर जो भी उधर दूसरी तरफ से विटनेस अपनी तरफ से पेश करते, तो उनकी बात वहाँ पे आती, वो सफ़ा मिसल पे चीज़ आती। फौजदारी बात में तो यही होता ना कि आपने एक जो जैसे तस्बीह होती है कि तस्बीह को दाने के साथ मिलाना है, तो वो आपने नहीं किया। इसलिए प्रोसिक्यूशन ने अपना जो केस है, दे हैव अप्रूव्ड देयर केस बियॉन्ड द एनी रीजनेबल और शैडो ऑफ एनी डाउट, उन्होंने प्रूव कर दिया। आप देखेंगे आगे बड़ी अदालतें क्या करती हैं। लेकिन अजहर साहब ये यकीन कीजिए, मैं बहुत छोटा वकील हूँ, बिल्कुल मैं आप सबसे जूनियर हूँ, लेकिन ये डेफिनेट है कि मैं करता ही क्रिमिनल प्रैक्टिस हूँ। ये इस किस्म के केसेस जो हैं व्हाट्सएवर ये पेश करनी चाहिए थी। बातें ऐसी जो आप अब कह रहे हैं, ये आप तो वहाँ पे ऊपर जाकर आप कुछ नहीं कर सकते ना। अब तो जो कुछ बना था नीचे हो गया, एविडेंस क्लोज होगी। और फिर इतने लोग जो 3 मिनिस्टर थे और फिर खासतौर पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्या उसने आके क्या उसने 164 का बयान नहीं दिया पहले, उससे पहले, और उसके बाद उसने ये बयान नहीं दिया ये जो अभी कोर्ट में पेश होकर दिया। तो आप उनके अगेंस्ट बाकी चीज़ों को तो लेके आते, कम से कम सफा मिसल पे अजहर सिद्दीक साहब किसी चीज़ को तो लेके आते। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम अगर इक़्तिदार में आए, खैर वो तो लंबी बात है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि बुत परस्ती से खतरनाक जो है ना वो शख्सियत परस्ती है, उससे निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक ब्रेक के वक्त में वापस आते हैं, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुशामदीद। हसन रज़ा पाशा साहब, जब ये अपील में जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अपील में तो इसके मेरिट्स डीमेरिट्स फैसले के देखे जाएंगे। वहाँ ये सवाल तो नहीं होगा कि आपने एविडेंस जो है इसके जवाब में अपने जो एविडेंस क्यों नहीं दी? मलिक साहब, एक लाइटर मूड में मैं बात करूं, आज जब अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि जब हम इक़्तिदार में दोबारा आएंगे तो इस तरह का काम नहीं करेंगे, तो मुझे याद आ गया जनरल बाजवा की वो तकरीर जिसमें उन्होंने कहा था आज से हमने फैसला किया है कि हम किसी पॉलिटिकल मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और आज से फैसला अजहर सिद्दीक ने भी कर दी। बहरहाल देखिए, एपेलेट
स्टेज पे बड़ी काफी जो कोर्ट्स का जो केसेस को देखना होता है वो माइन्यूटली देखते हैं और उस डेप्थ में भी जाके देखते हैं जहां पे ट्रायल कोर्ट ने शायद वो ना देखे हुए हो वो सारे एंगल्स। और उसमें दो चीजें हैं। अगर तो एविडेंस में जो दो चीजें मेंशन होती हैं, नंबर ऑफ एविडेंस नहीं देखी जाती, क्वालिटी ऑफ एविडेंस होनी चाहिए। अगर तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस ऐसी है कि जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है और प्रूव होती है हर चीज, फिर तो सजा बहाल रहेगी। और अगर प्रूव नहीं हो रही, कड़ी टूट रही है और कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो कंट्राडिक्शन है, तो फिर कंट्राडिक्शन का फायदा मुल्ज़म को मिलता है। सीधी सी बात है ये, और दूसरी कोई चीज नहीं है। सर प्रोग्राम का वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया सर, सदीक साहब और संधू साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि एक एक मिनट में आप इसके कंक्लूड कर दें। मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे सजा के बावजूद, नतीजा खेज होंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, बिल्कुल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और मुज़ाकरात हम कोई एनआरओ लेने के लिए नहीं है, हमें पता था फैसला सुनाया जाना है। फैसला और अपील में इंशाल्लाह आप देखिएगा 3 से 4 हफ्ते के दौरान बुशा बीबी औरत हैं, कोई चीज सामने आया नहीं, उनकी सजा सस्पेंड हो जाएगी। इमरान खान की सजा ना सिर्फ सस्पेंड होगी, इंशाल्लाह बरियत भी होंगे, क्योंकि इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस। एक बात बता दूं, आजम खान का जिक्र किया, आजम खान वही था जिसको अगवा कर लिया गया था। बाद में 164 का जो बयान हुआ अब समझ आ गई है। फैसल वाडा आपको पता है कौन सी जमात के अपना इन्होंने मुंतखब कराया, उन्हें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। परवेज खटक साहब तहरीके अदम सॉरी जो कौन सी पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन जो बनाई है तहरीक इंसाफ की, वो हर एक को पता है उनका जहां ताल्लुक है। ठीक है जी संधू साहब, फाइनल कमेंट आपसे, मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा जब वो कहते हैं कि कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म? इन द लाइटर नोट मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। एक आदमी कुएं में बिखर गया तो वहां से अपना रोप झाड़ रहा था कि मुझे यहाँ से निकाल ले वरना मैंने किसी तरह मुंह कर जाना है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात कर रहे हैं कमीशन बनाने की, हसन रजा पाशा साहब से पूछ ले या इंतहाई कॉम्पिटेंट है सदीक साहब, इनसे पूछ ले। इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट 1956 से लेके आज तक जो उसमें तरमीम भी हुई है, जब केस सब जुडिस हो जाते हैं तो उसमें कभी आज तक कोई कमीशन नहीं बना, इनसे पूछ ले। सिंधु साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है एक वकूए की, तो फिर मामला सब जुडिस हो जाता है कोर्ट में, तो उसको आप किस तरीके से एक नए सिरे से कमीशन, अगर आज देखिए कोर्ट का 9 मई के कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2017 बड़ी ठीक हो गया, चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।